हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी। बुक है आपकी फर्स्ट, चैप्टर नंबर है अभी फर्स्ट, ठीक है। और चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। जो भूगोल है वो एक विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल किसको पढ़ा क्यों जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो का अभी पार्ट फर्स्ट है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आपको इसके जो फर्स्ट बुक है उसके 14 वीडियोस कंटिन्यूसली देंगे, और जो सेकंड बुक है जो उसके 6 चैप्टर आने हैं, ठीक है। तो 14 और 6 टोटल आपके जो 20 चैप्टर हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ उनका पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलेगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं सारे चैप्टर इजीली समझ में आए, और बेहतरीन नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर और भी बेहतरीन चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो मैं तो ट्राई करूँगा कि आप लोग शुरू से ही हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से आप हमसे पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरी इंग्लिश का फ्री कोर्स करवाया जा रहा है। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, वहाँ पर भी हम इंग्लिश टीच कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल है उसकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आप पॉलिटिकल के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, जियोग्राफी के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और सोशोलॉजी इत्यादि सारे सब्जेक्ट्स के नोट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, जो सीबीएसई रिलेटेड होंगे। तो गाइस आप कहीं ना कहीं एक बिना जस्ट आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर नेट लगता है, आपका डाटा लगता है, तो डाटा के द्वारा बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना जो पेपर है उसको कर सकते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। लाइक ये एक आपका क्रैश कोर्स है। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाए कि कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को टीच कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले टाइम में आपके सपोर्ट से और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीच किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो चैप्टर है उसमें है क्या, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल अभी इंफॉर्मेशन लेंगे। देखो महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर में है क्या। आइए देखते हैं। वे प्राकृतिक परिस्थितियां जिनमें मनुष्य रहता है तथा जिनसे वे प्रभावित होता है पर्यावरण कहलाती है। मतलब जहाँ पर मनुष्य रह रहा है, जिनसे मनुष्य प्रभावित हो रहा है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही क्या है, वही उसका पर्यावरण है। वही क्या है, पर्यावरण है। जैसे हम कहाँ धरती पर रहते, धरती हमारा क्या है, पर्यावरण है ना, आसमान के नीचे, तो ये पर्यावरण है। यानी जो भी हमारा माहौल है जहाँ पर हम रह रहे हैं उसे ही क्या कहा जाएगा, पर्यावरण कहा जाएगा। चलिए वेरी गुड। आगे दिखा रखा है नियतिवाद एक विचारधारा है जिसके अनुसार सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब नियतिवाद का मतलब है कि जो होना है ना वो होकर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो उनके अनुसार माना जाता है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित है। ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या है, निर्धारित है। जो हो रहा है ना वो पर्यावरण के द्वारा ही हो रहा है। ऐसे कौन मानते हैं, नियतिवाद विचारधारा मानते हैं। आगे चलिए। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थेनिज ने किया था। मतलब जो आज हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो वर्ड है जियोग्राफी, उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था उस मतलब कि यूज़ करा था, उसका नाम था इरेटोस्थेनिज, ठीक है। याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं कि 11th क्लास के लिए, ये आपका 12th, आफ्टर 12 जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, लाइक एसएससी, एमटीएस इत्यादि कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं ये काम आएगा। आगे दिखा रखा है भौतिक भूगोल के अंतर्गत मौसम, मिट्टी, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसके जब भौतिक भूगोल को पढ़ते हैं तो उसके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी मृदा का, और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे। आगे दिखा रखा है भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा भू आकृति के विषय में अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भू आकृति विज्ञान है उसमें सिर्फ हम किसका अध्ययन करते हैं, भू आकृति के विषयों का, ठीक है। आगे देखिए, हमने अभी तक महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं 11th क्लास में वो अच्छे भी आएंगे, आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको आपके माता पिता ने फ़ोन तो दिलवा ही रखा है, तो फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक इस टाइप की वीडियो से, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, आपको जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा हो, लेकिन ज्ञान ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कि आप ना फ़ोन का यूज़ पढ़ाई के लिए करिए, कि फ़ोन जितना अच्छा उतना ही बुरा भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ की कुछ कमियां होती हैं, कुछ चीज़ें खास होती हैं। तो आप ना खासियत पे जाइए और कमियों को देखिए, कमियों से सीखिए कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन दिखा रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न में, भूगोल क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल है क्या।
बता रखा है भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी और उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके विषय में वर्णन। मतलब जियोग्राफी का मतलब कि तो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर जो भी चीज़ दिख रही है उसका ही अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा, ठीक है। उसके विषय में वर्णन जो करते हैं ना वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका भूगोल। आगे देखिए दूसरा है जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो अभी मैंने बताया था इरेटोस्थेनीज ने, ठीक है। बता रखा है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक भूगोलवेता ने किया था। मतलब किसने किया था, एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज, उन्होंने ही क्या करा था, इसका निर्माण किया था, सॉरी निर्माण नहीं, प्रयोग, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 3, संभावनावाद विचारधारा क्या है। जो संभावनावाद है वो विचारधारा है क्या, आइए देखते हैं। बता रखा है इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब जो संभावनावाद है उसमें क्या है, मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, समर्थ है, कर सकता है वो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है उसकी। तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। बाइडल डी ला ब्लास तथा एस फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले हैं। मतलब जो संभावनावाद को विचारधारा है उसको ये दोनों लोग मानते हैं, ठीक है, बाइडल डी और एस फेब्रे, ठीक है। थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो रही है, मिस प्रोनाउंस हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से संभावनावाद है। इसमें क्या मांग की गई है, इसमें यह बताया गया कि जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भौतिक भूगोल का महत्व स्पष्ट कीजिए। जो भौतिक भूगोल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका महत्व बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला दिखा रखा है भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, निट्टियां, मृदा पाशविका आदि का अध्ययन किया जाता है। सॉरी यहाँ पर ना आएगा, ठीक है, किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जितनी भी मैंने बताया कि वायुमंडल, जलमंडल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो भौतिक भूगोल है। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानव जाति है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे मृदा है, चाहे वायुमंडल है, चाहे जीव मंडल है, सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इनको समझा जाता है। आगे दूसरा पॉइंट है भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। जो भौतिक भूगोल है वो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है उसके मूल्यांकन, मतलब उसको बहुत तरीके से अच्छी तरीके से एनालाइज करना, प्रबंधन मतलब उसको सही तरीके से मैनेज करना, इन चीज़ों के विषय के रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। कहीं ना जो भौतिक भूगोल है उसको हम बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब जैसे हमारे लिए जो पर्यावरण है, जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, ठीक है, प्रबंधन कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, मूल्यांकन कर रहे हैं कि अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो तभी तो मानव ने उसको बचाने की कोशिश की ना, क्योंकि भौतिक भूगोल पढ़ने का मतलब है उसमें हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मानव को ये पता लग सके कि जो मानव के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो मानव के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे तीसरा है भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है। जो भौतिक पर्यावरण क्या प्रदान करता है, संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तो जो भौतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं मानव को संसाधन प्रोवाइड करवा रहा है और कहीं ना कहीं जो मानव है इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके क्या कर रहा है, अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे, इसका 4th पॉइंट है सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। देखो अगर आप सतत विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत आवश्यक होना। अगर आपको भौतिक पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, जो भौतिक भूगोल का महत्व है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो सतत विकास के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन करना, ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो भौतिक भूगोल है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, उनका हमें वर्णन करना है। आइए देखते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भौतिक भूगोल की निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। जो भौतिक भूगोल है उसकी जो मुख्य जो शाखाएं हैं वो 4 हैं, ठीक है। पहला दिखा रखा है भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। बता रखा है भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटियां आदि का अध्ययन। मतलब जो भू आकृतिक होगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है, आकृतिक ऐसे लिख लेंगे, आकृतिक, ठीक है, आकृतिक विज्ञान। इसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन की जाती है, महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है,
पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, पठारों का अध्ययन करते हैं, मैदानों का अध्ययन किया जाता है, नदी घाटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे दिखा रखा है दूसरा जलवायु विज्ञान। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु विज्ञान का। इसमें जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं। देखो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो मुख्य घटक क्या क्या हैं? ये जो आपने पढ़ा तापमान, वर्षा तापमान हो गया, वर्षा हो गई, तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, पवन हो गया, ये सब क्या है? ये इसके कहीं ना कहीं मुख्य घटक हैं। जलवायु के क्या है? मुख्य घटक। आगे जल विज्ञान। इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिम नदियों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो जल विज्ञान है वो उसमें जल से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप पेपर में एक दो चीज़ें भी लिखेंगे ना तो नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन लिखना इस तरीके से बच्चों। अगर आप इस तरीके से करके आएंगे ना तो नंबर मिलेंगे, क्योंकि पेपर में क्या करते हैं बच्चे, एक एक लाइन में लिख के आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। ठीक है, जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, वो चाहता है कि बच्चा कुछ अपनी तरफ से भी लिखे, डिटेल्स लिखे। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए। ठीक है, ये नोट्स हैं बहुत बढ़िया वाले। आप अगर पढ़ेंगे कंटिन्यूसली तो कहीं ना कहीं जो आप अगर इस तरीके से पेपर में लिख के आएंगे ना 101% आपके नंबर बहुत बेहतरीन आएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमने भी ऐसे ही करा था, लाइक 2019-18 में। मैं कभी जब लाइव वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस किया करते थे, तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। तो हमने भी ऐसे पढ़ाई की है। उस समय तो थोड़ा सा यूट्यूब वाला मैटर थोड़ा सा कम था, जितनी चीज़ें मिल जाती थी यूट्यूब पे बेहतरीन होती थी वो। लेकिन आजकल तो हर टीचर बेहतरीन पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो आप बेनिफिट लीजिए। कहीं ना कहीं आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। फोर्थ दिखा रखा है मृदा भूगोल। ठीक है, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार, उत्पादकता, स्तर तथा उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। जो मृदा भूगोल है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसकी उत्पादकता क्या है, ठीक है, तथा उसके वितरण का अध्ययन होता है। क्योंकि हर जगह पर, सभी जगह थोड़ी एक जैसी मृदा है, कहीं पर उपजाऊ है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर जलोढ़ है, कहीं पर बांगर है, कहीं पर काली मृदा है। तो ये सारी मृदाओं का क्या होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जो भौतिक भूगोल है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नियतिवाद तथा संभावनावाद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। जो नियतिवाद है और जो आपकी संभावनावाद है, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बताना है। तो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंस सबसे ज़्यादा ईजी मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको वन साइड पता होना चाहिए, सेकंड साइड उसका अपोजिट होगा। आपको वन साइड पता होना चाहिए, सेकंड साइड ऑटोमेटिकली अपोजिट होगा। जैसे एक अच्छा है तो एक बुरा होगा, जाहिर सी बात है, यही है ना। एक ने काला कपड़ा पहना है तो एक ने सफ़ेद पहना होगा। तो इस तरीके से इसमें भी होता है, जिसमें इसमें हाँ हुआ इसमें ना हुआ, बस यही चीज़ें तो डिफरेंस होती हैं। ठीक है, देखिए बता रखा है। तो इसका जो आंसर है वो बच्चों आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो जस्ट यू हैव टू वेट पार्ट 2। और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 2 अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप 11th में, अभी 12th में भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 12th में और भी बेहतरीन तरीके से टीचरों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर 12th क्लास नेक्स्ट ईयर में करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।